हेलो दोस्तों, आज हम बाउंडेड वेरिएबल का एग्जांपल सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये दिया है उद्देश्य फलन यानी z बराबर x2 + 3x3। ये हमें प्रतिबंधी में 3 और ये है नॉन नेगेटिव कंडीशन। ये बाउंडेड वेरिएबल का एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है ना, ये x1 x2 यानी ये बाउंडेड है 0 और 8 के बीच में, ये 0 और 4 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रूप में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड रूप में चेंज करने के लिए पहले तो यहाँ देखो ये है ग्रेटर देन का चिन्ह, तो इसे क्या करें लेस देन में कर लेंगे। इसके लिए क्या करें हम माइनस को इसे गुणा कर देंगे x1 + 2x3 < 0। अब सारे चिन्ह बन गए इसके अंदर ये लेस देन के। तो स्टैंडर्ड रूप में क्या था, स्टैंडर्ड रूप में होता है यानी ये लेस देन का चिन्ह होता है, ये हटाना होता है। तो इसके लिए हम देखो पहले लिखेंगे मैक्सिमम z बराबर, देखो इसके अंदर x1 का पद नहीं है तो 0, x1 + x2 + 3x3। अब देखो ये है प्रतिबंध SD, x1 + x2 + x3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लेस देन का चिन्ह यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर जुड़ेगा यानी x4। ये कोई एक वेरिएबल जोड़ दिया है तो इसकी अन्य के अंदर इसका होता है कॉस्ट होता है यानी कॉस्ट या कोफिशिएंट होता है 0। तो ये इसके अंदर ये 0 होगा, इसके अंदर इसका 0। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होएगा देखो ये यहाँ पर भी नॉन नेगेटिव यानी लेस देन का चिन्ह है यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो -x1 + x2 का पद नहीं है तो 0, x2 और प्लस 2x3 प्लस कुछ ना कुछ इसके अंदर जुड़ेगा, मान लीजिए x5 है तो यहाँ पर इसका क्या होता है x5 का कोफिशिएंट 0, x5 और यहाँ पर भी 0। और ये होता है ना उद्देश्य फलन के अंदर हमेशा इसका कॉस्ट या कोफिशिएंट 0 ही होगा। 0x4 + 0x5 बराबर 0। 3 नंबर उद्देश्य फलन, इसके अंदर भी x1 का पद नहीं है तो यानी 0x1 + 2x2 - x3। इसके लिए भी कुछ ना कुछ वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा यानी x6 यहाँ पर होगा 0x6, यहाँ पर x0x6, इसका अंदर की कोफिशिएंट हो इसका 0 बराबर 10। ये हमारे स्टैंडर्ड रूप में चेंज हो गया। और नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या है एंड सेम आ जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखो हमें पहले लिखना है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी गुणांक निकाय मैट्रिक्स। तो गुणांक निकाय मैट्रिक्स क्या होता है, गुणांक निकाय मैट्रिक्स होता है इसके यानी गुणांकों का मैट्रिक्स पूरी भर दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे ZJ - CJ। ZJ - CJ क्या होता है यानी इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इसका जोड़ से भी दोनों का तीनों का, फिर ये घटाना है मतलब 0 0 0 0 और 0 यानी 0। इसी प्रकार अन्य -1 -3 0 0 0। अब इसके अंदर जब तक हल करना है हमें, जब तक ये सारे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर क्या है y3 क्या है निगेटिव यानी जो मोस्ट नेगेटिव होता है इंट्रिंग वेक्टर। तो वो ZJ - CJ इज ZJ - CJ इज मोस्ट नेगेटिव। सो इसलिए इंट्रिंग वेक्टर बराबर y3 यानी ये होगा इंट्रिंग वेक्टर y3 क्योंकि मोस्ट नेगेटिव है -3, ये इंट्रिंग वेक्टर होगा। तो इस अब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सिंपलेक्स मेथड में हम निकाल रहे थे मिनिमम रेशियो, तो यहाँ पर मिनिमम रेशियो के स्थान पर क्या था uy ऊपरी बाउंड -xbi क्या था ये ऑब्जेक्ट दिस मतलब। तब uy क्या था यानी अपर बाउंड किसका, इसका यानी y4 का। y4 क्या है, y4 की संगत होता है x4 का अपर बाउंड क्या है x4। देखो ये है x4 का अपर बाउंड हमें दिया ही नहीं है, मतलब इसका नहीं दिया ना अपर बाउंड, जैसे x4 का नहीं दिया है तो इसका 0 और अनंत के बीच में होता है। अगर 5 का नहीं दिया तो इसका भी 0 अनंत, अपर बाउंड इसका क्या है
अगर 6 का नहीं दिया तो इसका भी 0 रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x4 का अपर बाउंड क्या है, x4 का है इन्फिनिटी माइनस एक्स बी क्या है इसकी संगत 10 बराबर इन्फिनिटी से 10 घटाएंगे इन्फिनिटी। देखो y5 इसका भी अपर बाउंड हमें नहीं दिया है, तो इसका भी क्या है इन्फिनिटी माइनस 0, तो इन्फिनिटी। और y6 के संगत होता है x6 का भी अपर बाउंड में क्या है नहीं दिया जाए, इसका भी इन्फिनिटी माइनस 10 बराबर इन्फिनिटी। अब हमें निकालना होता है इसका, देखो इंट्रिंग वेक्टर तो हमने निकाल लिया है, इंट्रिंग वेक्टर है यानी प्रवेश करने वाला y3। अब बेसिस के अंदर हम y3 तो प्रवेश करेगा और बाहर इनमें से एक निकलेगा, वो हमें देख रहे हैं डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा होता है। देखो डिपार्टिंग वेक्टर डिपार्टिंग वेक्टर के लिए होता है हमें पहले θ1 θ2 θ3 निकालना है, फिर इनमें से θ1 θ2 और θ3 हो जाने से मिनिमम लेना है। पहले हम θ1 का θ1 बराबर क्या होता है, θ1 बराबर होता है मिनिमम एक्स बी आई बटे वाई क्या होता है इंट्रिंग वेक्टर क्या है y3, तो आई y3 क्योंकि y3 के माने में 3 मान है, तो यानी y का मान आई बराबर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो कंडीशन कहती है कि y3 होता है पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा। तब इसके संग देखो मिनिमम, अब y3 के ऐसे मान लें जिसके मान इसके अंदर यानी y3 का मान पॉजिटिव है। तो ये देखो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है y3 के मान इसमें से सब पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव है। तो सबसे पहले में ये लेना है और ये लेना है, और एक्स बी के थे 10 और ये यानी 10 के अंदर 1 का भाग लेगा और 0 के अंदर 2 का भाग लेगा। देखो ये होगा हमारा मिनिमम रेशियो यानी डिपार्टिंग θ1 बराबर होता है 10/1 और 0/2 और मिनिमम 10 और 0। इन दोनों मिनिमम क्या है 0, तो यानी 0। इसी प्रकार θ2 क्या होता है मिनिमम एक्स बी आई है यू आई माइनस एक्स बी आई बट्टा माइनस y3 और कंडीशन कहते हैं y3 होता है नेगेटिव, यानी y3 का वो मान लेना जिसके लिए y3 का मान नेगेटिव है। नेगेटिव किसके लिए, नेगेटिव के लिए हमारे पास ओनली फॉर एक ही है, कौन सा मान है दिखाता हूँ। ये देखो 4 अल्फा 5 अल्फा 6 ऐसे y4 y5 y6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। सिंपलेक्स टेबल ये हमारी तैयार है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CB। सबसे पहले लिखेंगे हम बेसिस यानी बेसिस के वेरिएबल ये x4 5 6, तो x यानी y4 y5 y6। इसके बाद इसके होते हैं यानी x y है y4 है, y4 के कॉस्ट यानी उद्देश्य फलन के अंदर की कॉस्ट है, y4 की कॉस्ट है अपना कर 0 उद्देश्य फलन के अंदर, इसकी भी 0 इसकी भी 0। और x भी होता है आवश्यक सदिश मतलब प्रतिबंध में जो आगे दी हुई जहाँ समीकरण के बराबर में वो 10 0 10। और यहाँ पर पूरे का पूरा गुणा करें का मैट्रिक्स और यहाँ पर उद्देश्य फलन की कॉस्ट आएगी 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 10/-1 ये तो पहले से, और यहाँ पर इसका y3 का मान ये लेना है -1, तो ये क्या होगा -1 प्लस यानी मिनिमम इसका मान आ गया 10। θ3 क्या है, θ3 होता है अपर बाउंड ऑफ इंट्रिंग वेक्टर। देखो अब इंट्रिंग वेक्टर क्या है, इंट्रिंग वेक्टर हमारा y3 है, तो y3 की संगत क्या होगा x3, तो x3 का अपर बाउंड क्या है, x3 का अपर बाउंड हमारा क्या है इन्फिनिटी है। ये नॉन नेगेटिव कंडीशन है ना इसके अंदर देखो, यानी क्योंकि x3 क्या है x3 0 से बड़ा है, तो इसका यानी क्या होगा इन्फिनिटी।
अब देखो थीटा बराबर मिनिमम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, इस तीनों में से मिनिमम क्या है? 0 10 अनंत। मिनिमम क्या गया? 0, यानी थीटा 1। अब थीटा बराबर थीटा 1 है, तो हम इसे सिंपल तरीके से हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? देखो थीटा 1 बराबर इसको 0, देखो थीटा बराबर 0 किसके कारण आ रहा है? 0 आ रहा है इसके कारण। इसका कारण मतलब 0/2, यानी और डिपार्टिंग कौन हो रहा है? बाहर कौन सा निकलेगा? अब यहाँ से निर्धारण होगा। तो इसके लिए थीटा का मान 0 होगा, वो डिपार्टिंग वेक्टर होगा, यानी 0 आ रहा है। 0/2 के लिए 0 मान आ रहा है, इसलिए 0/2 यानी 0/2 0/2 के लिए हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? y5 डिपार्ट हो रहा है, मतलब ये की एलिमेंट है। अब y5 है ना, ये डिपार्टिंग वेक्टर होगा, ये डिपार्टिंग का चिन्ह होता है। अब इस सिंपलेक्स टेबल को इस प्रकार हम हल करेंगे। पीछे यानी सिंपलेक्स टेबल बनाइए आप सिंपलेक्स मेथड में, बाउंडेड यानी और टू फेज मेथड में, यानी यहाँ पर तो एक लेना है, यहाँ पर 0 और 0, इस प्रकार इसे कुछ यानी समीकरण में यानी मैट्रिक्स के अंदर चेंजमेंट करना है कुछ। तो चेंज करने के बाद देखो ना भाई नई क्या प्राप्त होगी। अपेंडिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे बेसिस y4 स्थाई है, यहाँ से y5 है ना, वो बाहर निकल गया, यानी यहाँ पर क्या गया? इंट्रिंग वेक्टर है y3 और y6 स्थाई है। तो यहाँ पर क्या था? इनकी कॉस्ट आती है, यानी जो है उद्देश्य फलन के अंदर उसका कोफिशिएंट होता है ना, ये यहाँ पर इसका है 0, इसका उद्देश्य फलन के है 3, इसका है 0। ये स्थायी रहते हैं 0 1 3 0 0 0। अब देखो y3 है, यहाँ पर तो हमें करना है 1, यहाँ पर 0 0। इसके अनुसार से ये मैट्रिक्स का जो नियम होता है उस मैट्रिक्स नियम से हल कर लेंगे हम। ये नई सिंपलेक्स टेबल हमारी तैयार हो गई है। अब देखो यहाँ पर ये मान मैंने निकाल कर लिख दिया, आप लिख लेना। सो अभी हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस यानी इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा प्लस ये घटाना। ये मैं लिख देता हूँ -3/2 -1 0 0 3/2 0। अब देखो यहाँ पर भी ZJ माइनस CJ का मान पॉजिटिव नहीं है, यानी जब तक हल करेंगे जब तक ये सारे मान 0 या पॉजिटिव ना आ जाए। तो यहाँ पर ये क्या माइनस, यानी तो मोस्ट नेगेटिव ये, तो ये होगा इंट्रिंग वेक्टर y1 इसके अंदर बेसिस के अंदर इंटर करेगा, और यहाँ में से y4 3 6 इनमें से एक बाहर निकलेगा। तो बाहर कौन सा निकलेगा? यानी इंट्रिंग वेक्टर इंट्रिंग वेक्टर आ गया y1। तो फॉर डिपार्टिंग वेक्टर के लिए हमें चाहिएगा पर, तो ये मिनिमम रेशियो निकाल देना, ये निकाल लेते हैं हम uy माइनस एक्स बी आई, ये यानी अपर बाउंड माइनस एक्स बी। अब देखो y4 यानी x4 का अपर बाउंड क्या है? x4 का अपर बाउंड होता है जो कंडीशन जेड है, यानी किस अंतराल के अंदर बाउंडेड है, इसका अपर बाउंड होता है, इसका है अनंत -10। इसका देखो y3 का भी अपर बाउंड अनंत दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी 0, इसका भी इन्फिनिटी -10, इन्फिनिटी ये निकलेगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर डिपार्टिंग वेक्टर, यानी कि बाहर कौन निकलेगा। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए करना है, डिपार्टिंग वेक्टर के लिए मान करना है θ1 θ2 θ3। तो θ1 होता है मिनिमम, सेम ऊपर वाला सूत्र, यानी y के नीचे y के वे मान लेने जिसके लिए y का मान पॉजिटिव है। इसके अंदर देखो y का मान पॉजिटिव इसके लिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, इंट्रिंग वेक्टर यानी ये पॉजिटिव है, यानी 10/3/2 और मान ये होगा नहीं। इसके अंदर ये इसका क्या मान आ गया मिनिमम, ये आ गया देखो 20/3। θ2 क्या होता है मिनिमम, यानी इसके अंदर y
इंटरिंग वेक्टर y1 के वो मान लेने जिसके लिए y1 का मान निगेटिव है, यानी ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो सूत्र के अंदर क्या था, निगेटिव होता है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया 0 0 और ये आ गया है देखो 0 नहीं, हाँ ये क्या होता है, मतलब यू वाई माइनस बी का भाग निगेटिव है और फिर इसका भाग लगता है, तो अनंत अनंत के अंदर माइनस सूत्र माइनस माइनस प्लस यानी 1/2 और इन्फिनिटी बटा 1/2 यानी भाग देंगे तो वापिस क्या है इन्फिनिटी, यानी मिनिमम मांगूंगा वो इन्फिनिटी। और ये θ/2 है। अब θ3 क्या होता है, θ3 होता है इंटरिंग वेक्टर का अपर बाउंड, यानी इंटरिंग वेक्टर क्या है, इंटरिंग वेक्टर है हमारे पास y1, तो y1 क्या है, y1 यानी x1 का अपर बाउंड, x1 का अपर बाउंड क्या है, x1 का अपर बाउंड देखो, ये देखो ये है x1 का अपर बाउंड क्या है 8, तो x1 का अपर बाउंड आ गया यहाँ पर 8। तो थीटा का मन का थीटा बराबर होता है मिनिमम θ1 θ2 θ3, तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, यानी 20/3 लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 8 है, ये मतलब θ1 ही आएगा यहाँ पर, क्यों मिनिमम यही है, ये 6 पॉइंट समथिंग, ये 8 है, ये अनंत है। तो अब हमारा इंटरिंग वेक्टर क्या होगा, इंटरिंग वेक्टर होगा θ1 के संगत यानी 10/3 यानी 20/3 है ना, 20/3 किस कारण आ रहा है, 20/3 आ रहा है y4 के कारण, इसके कारण तो आ रहा है y4 के कारण आ रहा है, यानी ये हमारा डिपार्टिंग है, यानी ये बाहर निकलेगा y4 है, ये है y4, ये हमारा निकलेगा डिपार्टिंग वेक्टर। अब बेसिस के अंदर इंटर तो ये करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो नई सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, और नई सिंपलेक्स टेबल में यहाँ तो आ जाएगा y136 यानी 136 y136। अब यहाँ पर सम जो लिखते हैं पीछे 0 1 3 0 0 0 और इनकी कॉस्ट यानी उद्देश्य फलन में क्या है, इसकी कोफिशिएंट है 0 3 0। अब यहाँ पर देखो की एलिमेंट क्या है, पीछे वाले देखो की एलिमेंट यानी 20/3 है, 20/3 यहाँ पर मिनिमम थीटा यानी थीटा बराबर θ1 है, θ1 है मतलब 20/3 के कारण यानी मिनिमम मान आ रहा है, मतलब 20/3 यानी ये मान है, ये मान मतलब की एलिमेंट होते हैं ये। फिर अब अगली सिंपलेक्स टेबल में इस प्रकार मानना है कि यहाँ पर तो 1 आए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये हमें पीछे तो सिंपलेक्स मेथड में क्या ना सेम टू सेम तरीका लग जाएगा। तो अब देखो मैं यहाँ पर सारणी बनाता हूँ, ये हमारी सिंपलेक्स टेबल तैयार होगी। अब देखो वापिस वही तरीका ZJ माइनस CJ, यानी इसको इससे गुणा इसको इससे और फिर ये ऊपर वाला घटाना है, तो मतलब आ गया यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर भी देखो इसका गुणा, इसका 3 से गुणा 1 से गएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर सम कर लेना तुम 1 और 2। अब के बाद देखो ZJ माइनस CJ यानी सारे 0 या पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी ZJ माइनस CJ बड़ा या बराबर है 0 से, यानी निगेटिव नहीं है, मतलब यहाँ पर फिनिश होगा ये सवाल, तो 100 इसलिए। तो यहाँ पर देखो y1 मतलब x1, तो x1 का मान क्या है, x1 बराबर होता है 20/3, x2 का इसके अंदर है ही नहीं, तो x2 बराबर आ गया 0 और x3 है, x3 मतलब y3 यानी x3 10/3 और 4 नहीं है तो मान 0, 5 भी 0, 6 यानी x6 बराबर 40/3।
अभी x1 x2 x3 x4 ये तीनों चर मान है ना, ये उद्देश्य फलन उसके अंदर रखेंगे। उसके अंदर रखेंगे तो मैक्सिमम z बराबर 0/20/3 0 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 10/3 बराबर 10। ये हमारा आंसर आ गया। इसके अंदर θ1 θ2 θ3 ये मेन इंपॉर्टेंट है बात। ये डिपार्टिव वेक्टर किस प्रकार निर्धारण होगा, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है।